क्या हो अगर आपकी ज़िंदगी की किताब का सबसे अहम बाब ही फाड़ दिया जाए? यानी एक सुबह आप अपनी आँखें खोलें और आपके लिए हर चेहरा अजनबी हो, यहाँ तक कि आईने में नज़र आने वाला अपना चेहरा भी। ये कहानी है दानियाल की, जो रावलपिंडी के बहरिया टाउन में एक आलीशान घर में जागता है। लेकिन इसका ज़हन मुकम्मल तौर पर खाली है। इसे बताया जाता है कि वो एक कामयाब ग्राफ़िक डिज़ाइनर है और एक हफ़्ता कबल ही इसकी शादी हुई है। इसे बताया जाता है कि वो एक हादसे में अपनी याददाश्त खो बैठा है। इसके इर्द-गिर्द मोहब्बत करने वाला ख़ानदान है। एक बड़ा भाई जिसकी ढाल बना हुआ है, एक शफ़ीक भाभी जो इसका हर तरह से ख़्याल रखती है और एक नई नवेली दुल्हन जिसकी आँखों में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत है। ये सब इसे इस आलीशान घर से बाहर नहीं जाने देते, ये कहकर कि तुम खो जाओगे। दानियाल अक्सर जब सोकर जागता है तो इसे अपने जिस्म पर अजीबो-गरीब निशानात मिलते हैं और इसके कमरे में ऐसी तब्दीलियां होती हैं जो इसे बिल्कुल भी याद नहीं। तो आइए इस आलीशान हवेली की सुनहरी दीवारों के पीछे छुपी स्याह हकीकत को जानते हैं। इससे पहले कि हम कहानी की तरफ बढ़ें, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कहानी का आगाज़ करते हैं। दानियाल की आंख खुली तो कमरे की ऊंची छत पर लगा फानूस धुंधला सा नजर आ रहा था। इसके सर में एक शदीद नाकाबिले बर्दाश्त दर्द था। इसने उठने की कोशिश की, लेकिन इसका जिस्म पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहा था। इसे कुछ याद नहीं था, ना अपना नाम, ना जगह, ना वो कौन है। एक खूबसूरत नौजवान लड़की भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। इसकी आंखों में फिक्र और मोहब्बत थी। दानियाल, आप उठ गए? अल्लाह का शुक्र है। इसने करीब आकर दानियाल का हाथ थाम लिया। कौन हो तुम? दानियाल ने बमुश्किल पूछा। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। मैं हिरा हूँ, आपकी बीवी। हमारी शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ है। थोड़ी देर में कुधेड़ उम्र जोड़ा भी कमरे में आ गया। छोटे, कैसा है अब तू? आदमी ने आगे बढ़कर इसके माथे पर हाथ रखा। ये आमिर भाई हैं, आपके बड़े भाई, और ये सोबिया भाभी हैं, हिरा ने तारुफ करवाया। आमिर ने बताया, दानियाल, तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। सीढ़ियों से गिर गए थे। डॉक्टर ने कहा है कि याददाश्त आर्जी तौर पर चली गई है, लेकिन जल्द ही सब याद आ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इन सब के चेहरों पर इतनी मोहब्बत और फिक्र थी कि दानियाल को इनकी बात पर यकीन करना ही पड़ा। उन्होंने इसे बताया कि वो एक बहुत कामयाब ग्राफिक डिज़ाइनर है। ये आलीशान घर इनका आबाई घर है। इसके वालिदैन का कुछ साल पहले इंतकाल हो चुका है। दिन गुजरने लगे। आमिर, सोबिया और हिरा इसका बहुत ख्याल रखते। इसे वक्त पर खाना देते, दवाइयाँ खिलाते, लेकिन कुछ बातें बहुत अजीब थीं। इसे घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। नहीं दानियाल, आमिर भाई कहते, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है। तुम रास्ता भटक सकते हो। जब तक तुम्हारी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आ जाती, तुम घर पर ही रहोगे। इसका कमरा घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में था। इसका सारा सामान, इसका महंगा कंप्यूटर, ग्राफिक टैबलेट, सब कुछ वहीं था। उन्होंने इसे बताया कि वो अपना काम दोबारा शुरू कर सकता है, ताकि इसे कुछ याद आए। दानियाल ने अपने कंप्यूटर पर पुराने प्रोजेक्ट्स देखने शुरू किए। डिज़ाइंस बहुत ही शानदार और तख्लीकी थे। इसे यकीन नहीं आया कि ये सब इसने बनाया है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने काम में गुम होने लगा, इसके साथ अजीबो-गरीब वाक़यात पेश आने लगे। एक रात वो काम कर रहा था कि इसे अपने कमरे के कोने से किसी की सिसकियां लेने की आवाज़ आई। इसने मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था। फिर इसे लगा जैसे कोई इसके पीछे खड़ा है। इसके कान में कुछ सरगोशी कर रहा है, एक ऐसी ज़ुबान में जिसे वो समझ नहीं सकता था। इसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। कभी इसे आधी रात को अपने कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुलता और बंद होता महसूस होता। कभी इसे लगता जैसे बिस्तर के नीचे से कोई इसे घूर रहा है। इसने ये सब बातें आमिर भाई को बताईं। ये सब दुआओं का असर है दानियाल, आमिर ने इसे तसल्ली दी। तुम्हारा दिमाग अभी कमज़ोर है, ये सब तुम्हारा वहम हो सकता है। हीरा भी इसे समझाती कि वो ज़्यादा ना सोचे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दानियाल को पता था कि ये वहम नहीं है। एक रात वो पानी पीने किचन में गया तो इसने आमिर और सोबिया को धीमी आवाज़ में बात करते हुए सुना। इसे शक होने लगा। सोबिया कह रही थी, फिक्र मत करो। आमिर ने जवाब दिया, बस कुछ दिन और, अमल पूरा होने वाला है। इसके बाद ये भी अपने माँ बाप के पास चला जाएगा और सब कुछ हमारा होगा। ये सुनकर दानियाल के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो चुपके से अपने कमरे में वापस आ गया। ये लोग इसके अपने नहीं थे। ये किसी खौफनाक साजिश का हिस्सा थे। इसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था।
इसे किसी मंसूबे के तहत यहाँ कैद किया गया था। दानियाल अब जान चुका था कि वो एक पिंजरे में कैद है, एक ऐसा पिंजरा जिसकी दीवारें सोने की थीं और सलाखें मोहब्बत और फिक्र के झूठे दावों से बनी थीं। इसके इर्द गिर्द मौजूद लोग इसके हमदर्द नहीं, बल्कि शिकारी थे, जो इसके हवास पर पहरा दे रहे थे। लेकिन वो क्या कर सकता था? इसके पास न कोई यादाश्त थी, न बाहर की दुनिया से कोई राबता। इसका फ़ोन भी ख़राब होने के बहाने इससे ले लिया गया था और इसे बताया गया था कि नए फ़ोन का ऑर्डर दे दिया है, बस आने ही वाला है। इसे सबसे ज़्यादा खौफ इस बात का था कि रात को इसके साथ क्या होता है। ये एहसास अब एक वहम नहीं, बल्कि एक ठोस हकीकत बनता जा रहा था। इसे अक्सर सुबह उठकर अपने जिस्म पर अजीबोगरीब निशानात मिलते। कभी इसकी गर्दन पर बारीक खराशें होती, जैसे किसी ने अपने हाथों से इसका गला दबाने की कोशिश की हो। तो कभी इसकी कलाइयों पर हल्के नीले निशान, जैसे किसी ने इन्हें सख्ती से पकड़ा हो। इसके कपड़े अक्सर मैले और मिट्टी से भरे होते और इसके जूतों के तलवों पर कभी गीली घास लगी होती तो कभी खुश्क मिट्टी, जैसे वो रात को कहीं बाहर गया हो। लेकिन इसे इसमें से एक भी लम्हा याद नहीं रहता। सुबह जब वो इन निशानात के बारे में पूछता तो सोबिया भाभी मुस्कुरा कर कहती, नींद में चलने की आदत होगी तुम्हें। दानियाल एक्सीडेंट के बाद ऐसा हो जाता है। और आमिर भाई इसे एक नई दवा की शीशी थमा देते, ये कहकर कि इससे तुम्हें सुकून की नींद आएगी। लेकिन इसे सुकून नहीं मिलता था, बल्कि इन दवाओं से इसका सर और भी भारी हो जाता था और इसका अपने जिस्म पर इख्तियार मज़ीद कमज़ोर पड़ता महसूस होता। इसे अपने ही कमरे में रखे अपने सामान में से एक छोटा सा स्पाई कैम मिला, जो शायद वो अपने किसी प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करता था। ये कैमरा इतना छोटा था कि इसे आसानी से कहीं भी छुपाया जा सकता था। दानियाल ने एक मंसूबा बनाया, एक ऐसा मंसूबा जो इसकी आखिरी उम्मीद थी, या शायद इसकी जहनी तबाही का पहला कदम। इस रात इसने मामूल से ज़्यादा परेशान और थका हुआ नजर आने की अदाकारी की। इसने हीरा के दिए हुए दूध का गिलास पिया और सोने चला गया। लेकिन सोने से पहले इसने वो कैमरा अपने कमरे में लगी एक बड़ी पेंटिंग के फ्रेम के कोने में छुपा दिया। इसका रुख बिल्कुल इसके बिस्तर और कमरे के दरवाजे की तरफ था। वो जानना चाहता था कि इसके सोने के बाद इसके कमरे में क्या होता है। इसे डर भी लग रहा था, एक ऐसा खौफ जो इसकी हड्डियों तक में उतर रहा था। लेकिन सच जानने की तड़प इस खौफ पर हावी थी। अगली सुबह वो उठा। हस्बे मामूल इसे रात का एक बड़ा हिस्सा याद नहीं था। इसे बस इतना याद था कि वो बिस्तर पर लेटा था और फिर सुबह हो गई। इसके जिस्म में शदीद दर्द हो रहा था, जैसे इसने सारी रात वर्जिश की हो। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इसने जल्दी से कैमरा उठाया और इसे अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया। फाइल का साइज देखकर इसे हैरत हुई। ये कई घंटों की रिकॉर्डिंग थी। इसने कानों में हेडफोन लगाए और फाइल प्ले की। वीडियो का पहला घंटा बिल्कुल नॉर्मल था। वो बिस्तर पर सो रहा था, कभी करवट बदलता तो कभी बेचैनी से टांगें हिलाता। फिर रात के ठीक 1 बजे इसके कमरे का दरवाज़ा इंतहाई आहिस्तगी से खुला। आमिर और सोबिया अंदर दाखिल हुए। इनके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे वो चोर हों। इनके पीछे एक अजीबोगरीब हुलिये वाला बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें अंधेरे में भी गैर मामूली तौर पर चमक रही थीं। इसने काले रंग के मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थे और इसके हाथ में एक लकड़ी का आसा था। वो तीनों इसके बिस्तर के गिर्द एक गोल दायरे की शक्ल में खड़े हो गए। बूढ़े आदमी ने एक छोटी सी पोटली निकाली और इसमें से कुछ सुरमई रंग की राख जैसी चीज निकालकर दानियाल के चेहरे पर फूंकी। फिर इसने एक नामालूम गले से निकलने वाली आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। इसकी आवाज किसी कीड़े के भिनभिनाने जैसी थी। दानियाल का सोता हुआ जिस्म एकदम कमान की तरह अकड़ गया। इसकी गर्दन एक गैर फितरी जाविये पर मुड़ गई। फिर वो किसी कठपुतली की तरह उठकर बैठ गया, लेकिन इसकी आंखें बंद थीं। इसके चेहरे के तासुरात बदल चुके थे। इस पर एक शैतानी, तकलीफदेह और अजियतनाक मुस्कुराहट थी। ये मुस्कुराहट दानियाल की नहीं थी, ये किसी और की थी। उठो मेरे गुलाम, बूढ़े ने हुक्म दिया। तुम्हारे मालिक का काम अधूरा है। दानियाल का जिस्म मशीन की तरह बिस्तर से उतरा और इस बूढ़े के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। आज रात तुम्हें इस घर की बुनियादों को कमज़ोर करना है, बूढ़े ने कहा। जाओ और तहखाने की सबसे पुरानी दीवार पर वही निशान बनाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया है। याद रखना, हर निशान के साथ तुम्हारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो रहा है। दानियाल का जिस्म एक रोबोट की तरह कमरे से बाहर निकल गया। आमिर, सोबिया और वो बूढ़ा वहीं खड़े रहे। कितना वक्त और लगेगा बाबा? आमिर ने बेसब्री से पूछा। मुझे डर है कहीं इसे कुछ याद ना आ जाए। फिक्र मत करो, बूढ़े ने जवाब दिया। इस पर किया गया अमल सबसे ताकतवर है।
इसकी याददाश्त हर 24 घंटे बाद खुद ही चली जाएगी। वो कभी भी सच्चाई को जोड़ नहीं पाएगा। बस आखिरी मरहला है। इस घर की हिफाजत इसकी बुनियादों में दफन एक पुराने तावीज़ ने की हुई है। जब ये रोज़ रात को उठकर वो शैतानी निशानात बनाएगा, तो इस घर की रूहानी हिफाजत ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन आखिरी निशान बनेगा, इस दिन ये लड़का भी अपने बाप की तरह दिमाग की नस फटने से मर जाएगा। सबको लगेगा कि ये एक ज़हनी दबाव और बीमारी की वजह से हुआ है। ये सुनकर दानियाल का खून जम गया। इसका मतलब था कि वालदैन की मौत तभी नहीं थी, इन्हें मारा गया था, इसी काले जादू से जो अब इस पर भी किया जा रहा था। वीडियो में तकरीबन 2 घंटे बाद दानियाल का जिस्म वापस कमरे में आया। इसके हाथ और कपड़े गीली मिट्टी और मकड़ी के जालों से भरे हुए थे। वो वापस आकर बिस्तर पर लेट गया। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी, सोबिया और आमिर बाहर चले गए। यहाँ तक देखकर ही दानियाल की हालत गैर हो चुकी थी। लेकिन वीडियो का सबसे खौफनाक हिस्सा अभी बाकी था। सुबह होने से ठीक पहले वीडियो में दानियाल का जिस्म फिर उठा। इसकी आंखें अब भी बंद थीं। वो सीधा कैमरे की तरफ आया, जैसे इसे मालूम हो कि कैमरा कहाँ छुपा है। इसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट थी। वो इतना करीब आ गया कि इसका चेहरा पूरी तरह स्क्रीन पर छा गया। तुम मुझे देख रहे हो ना? इसने एक सरगोशी की, जो दानियाल की अपनी आवाज़ थी, लेकिन लहजा किसी और का था। एक ऐसी हस्ती का जो सदियों पुरानी लगती थी। तुम सोचते हो तुम होशियार हो, लेकिन तुम शीशे के जार में बंद एक चूहे हो। तुम सब देख सकते हो, लेकिन भाग नहीं सकते। ये जिस्म अब मेरा है। बहुत जल्द तुम्हारी रूह भी मेरी हो जाएगी और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। फिर इसने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी एक उंगली से हवा में एक निशान बनाया। वही निशान जो शायद वो तहखाने में बनाता था। जैसे ही इसने ये किया, लैपटॉप की स्क्रीन एक लम्हे के लिए रुक गई और एक अजीब सी आवाज़ आई। फिर वो मुस्कुराया और कैमरा बंद किए बगैर वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। दानियाल ने झटके से लैपटॉप बंद कर दिया। वो सिर्फ एक कैदी नहीं था, इसका अपना जिस्म इसका दुश्मन और इसकी कब्र खोदने वाला बन चुका था। हर रात एक शैतानी ताकत इसके जिस्म पर कब्जा करती और इससे इसकी अपनी ही मौत की तैयारी करवाती थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस ताकत को पता चल चुका था कि दानियाल इसे देख रहा है। अब ये खेल चूहे बिल्ली का नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग का था जिसमें दानियाल के पास हारने के लिए अपनी रूह के अलावा और कुछ नहीं बचा था। दानियाल के पास अब वक्त बहुत कम था। वो जानता था कि इसे यहाँ से भागना होगा, वरना वो मारा जाएगा। लेकिन कैसे? इसके चारों तरफ दुश्मन थे। इसका शक अब हेरा पर भी गहरा हो रहा था। वो लड़की जो इसकी बीवी होने का दावा करती थी, वो हर वक्त इसके साथ बहुत नरमी और मोहब्बत से पेश आती थी। लेकिन इसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ और जुर्म का एहसास भी नजर आता था। यकीनन वो भी इनके साथ शामिल होगी। दानियाल ने हेरा से बात करने का फैसला किया। वो जानना चाहता था कि इसके दिल में क्या है। एक दोपहर जब आमिर और सोबिया किसी काम से बाहर गए हुए थे, दानियाल हेरा के पास आया। वो लाउंज में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। हेरा, मैंने तुमसे कुछ पूछना है, दानियाल ने संजीदगी से कहा। हेरा ने इसे देखा। इसका चेहरा पीला पड़ गया। जी पूछें। मैं तुम लोगों का सच जान चुका हूँ। छुपाने का अब कोई फायदा नहीं। सच बताओगी तो इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। तुम कौन हो? दानियाल ने सीधा सवाल किया। और सच बताना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हेरा की आंखों में आंसू आ गए। इसने रोना शुरू कर दिया। मेरा नाम हेरा है, इसने सिसकियां लेते हुए कहा, और मैं सिर्फ सोबिया की छोटी बहन हूँ और कुछ नहीं। दानियाल को झटका लगा। तो तुम मेरी बीवी नहीं हो? नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाया। आपकी शादी तो कभी हुई ही नहीं। आप तो किसी और को पसंद करते थे। हेरा ने फिर वो सच बताया जो किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था। आमिर, जो खुद को दानियाल का बड़ा भाई कहता था, असल में इनके घर का पुराना मुलाजिम और ड्राइवर था। सोबिया भी घर में काम करती थी। दानियाल एक बहुत बड़े और अमीर ख़ानदान का इकलौता बेटा था। इसके वालिदैन बहुत नेक दिल इंसान थे। उन्होंने आमिर को अपने बेटे की तरह रखा था। लेकिन आमिर के दिल में लालच था। वो इस सारी दौलत को हड़पना चाहता था। इसने इस काले जादू वाले बाबा से मिलकर दानियाल के वालिदैन पर जादू करवाया, जिसकी वजह से वो दोनों जहनी तौर पर बीमार हो गए और कुछ ही अरसे में वो मर गए। सबने यही समझा कि वो बेटे की मोहब्बत में पागल होकर मर गए हैं। वालिदैन की मौत के बाद आमिर और सोबिया ने घर पर कब्जा कर लिया। दानियाल इस वक्त बैरून मुल्क में था। वालिदैन की खबर सुनकर जब वो वापस आया तो इसे शक होने लगा। इसने पुलिस के पास जाने की कोशिश की, लेकिन आमिर ने इसी बाबा से मिलकर दानियाल पर भी वही अमल शुरू करवा दिया। ये लोग अब आपकी यादाश्त मिटाने में कामयाब हो गए, हेरा ने रोते हुए बताया। फिर उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं आपकी बीवी बनकर आपके साथ रहूं, ताकि आपको कभी शक ना हो।
उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वो मुझे मार डालेंगे। मैं बहुत मजबूर थी। लेकिन वो एक्सीडेंट नहीं था। हीरा ने खौफ से कांपती हुई आवाज में कहा, उस रात बाबा ने आप पर अमल किया था। आप बेहोश हो गए थे। उन्होंने सबको यही बताया कि आप सीढ़ियों से गिर गए हैं। दानियाल का सर घूम रहा था। इसकी पूरी जिंदगी एक झूठ थी। इसके अपने ही मुलाजमों ने इसके खानदान को तबाह कर दिया था और अब वो इसे मारने वाले थे। हीरा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, दानियाल ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुमने आज मेरी मदद ना की तो कल को ये तुम्हें भी मार देंगे। हीरा की आंखों में खौफ के साथ साथ एक अज़म की चमक भी उभरी। इसने हाँ में सर हिलाया। दानियाल और हीरा के पास अब सिर्फ एक रात थी। इन्हें पता था कि अगर वो आज रात इस घर की दीवारों से बाहर ना निकले तो कल का सूरज शायद दानियाल के लिए तलू ना हो। हर गुजरता लम्हा इस शिकंजे को मजीद कस रहा था जो आमिर, सोबिया और इस पुरस्रार बूढ़े ने इसके गिर्द बुना था। वो बूढ़ा जिसका चेहरा किसी सूखे हुए दरख्त की छाल जैसा था और आंखें अंगारों की तरह दहकती थीं, दानियाल के जहन में किसी भयानक ख्वाब की तरह चिपक गया था। इनका मंसूबा सादा लेकिन इंतहाई खतरनाक था। हीरा को पता था कि आमिर रात को खाने के बाद अपनी चाय में सुकून की गोली लेता है। ये इसकी पुरानी आदत थी। इसने मंसूबा बनाया कि वो सोबिया की चाय में भी नींद की 2 ताकतवर गोलियां मिला देगी। जब वो दोनों गहरी नींद सो जाएंगे तो वो और दानियाल घर से भाग जाएंगे। ये एक ऐसा जुआ था जिसमें इनकी जिंदगियां दांव पर लगी थीं। रात के खाने पर माहौल नाकाबिले बयां हद तक टेंस था। हवा में एक अनजानी दहशत तैर रही थी। दानियाल और हीरा पूरी कोशिश कर रहे थे कि खुद को नॉर्मल जाहिर करें, लेकिन इनके हाथ कांप रहे थे और नवाले हलक से उतरना मुश्किल हो रहे थे। आमिर और सोबिया की नज़रें गैर मामूली तौर पर तेज और शक से भरी हुई थीं। इन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी जानवर की तरह हवा में खतरे की बू सूंघ रहे हों। तुम दोनों आज बहुत चुप हो, सोबिया ने अपनी तेज चुभती हुई नज़रों से इन्हें घूरते हुए कहा। तबीयत तो ठीक है, बस दानियाल की वजह से थोड़ी फिक्रमंद हूँ, हीरा ने फौरन जवाब दिया, अपनी आवाज़ को लड़खड़ाने से बचाते हुए। खाने के बाद हीरा चाय बनाने किचन में गई। इसका दिल इसके सीने में किसी कैदी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। इसने लरजते हाथों से सोबिया की चाय में नींद की 2 गोलियां पीसकर मिला दीं। जब वो ट्रे लेकर लाउंज में वापस आई तो इसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। आमिर और सोबिया चाय पीकर अपने कमरे में चले गए। दानियाल और हीरा सांस रोके इंतजार करने लगे। हर सेकंड एक सदी की तरह गुजर रहा था। दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज़ हथौड़े की ज़रबों की तरह इनके कानों में बज रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद जब घर में एक मौत जैसी खामोशी छा गई तो हीरा चुपके से इनका कमरा देखने गई और दोनों गहरी नींद सो रहे थे। वक्त आ गया है, हीरा ने दानियाल के कमरे में आकर सरगोशी की। इसकी आवाज़ में खौफ और उम्मीद की मिलीजुली लर्जिश थी। दानियाल ने अपना लैपटॉप और कैमरा बैग में डाला। ये इसके पास वाहिद सबूत थे, इसकी बेगुनाही और इनके जुर्म की वाहिद गवाही। वो दोनों जूतों के बगैर दबे पांव सीढ़ियों से उतर रहे थे कि अचानक दानियाल को अपने सर में वही शदीद सर फाड़ देने वाला दर्द महसूस हुआ। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और इसके कानों में एक तेज सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। नहीं, अभी नहीं। वो लड़खड़ाया और दीवार का सहारा ले लिया। काले जादू का असर वक्त से पहले शुरू हो रहा था। वो शैतानी हस्ती जो उसके जिस्म पर काबिज थी जाग रही थी। इसे पता चल गया था कि इसका शिकार, इसका मेज़बान इसके पिंजरे से भाग रहा है। दानियाल, हिम्मत करें, बस थोड़ा सा और, हीरा ने इसे सहारा देते हुए कहा। इसकी अपनी हिम्मत भी जवाब दे रही थी। वो किसी तरह लड़खड़ाते हुए मरकजी दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि इन्हें घर के पिछले हिस्से से, तहखाने की सिमत से, किसी के नाखनों से दीवार कुरेदने की एक भयानक आवाज़ आई। यह आवाज़ इतनी वाज़े और दहशतनाक थी कि इनके खून को जमा देने के लिए काफ़ी थी। ये क्या है? हीरा ने खौफ से पूछा। इसकी आंखें दहशत से फैल गईं। दानियाल जानता था कि ये क्या है। ये इसका अपना जिस्म था जिस पर अब इसके काबू से बाहर एक दूसरी मखलूक का राज था और वो तहखाने में अपनी ही कब्र की दीवारों पर आखिरी शैतानी निशान बना रहा था। भागो, वो चीखा। वो जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर लॉन में भागे, घर की सारी बत्तियां एक साथ जलने बुझने लगीं। अंदर से गैर इंसानी गुस्से और तकलीफ से भरी चीख की आवाज़ आई। ये चीख किसी एक वजूद की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे दानियाल और वो बूढ़ा जादूगर दोनों की रूहें एक साथ चीख रही हों। वो अंधाधुंध सड़क पर भागते रहे। बैरियर टाउन की खामोश रोशन सड़कें इस रात इन्हें किसी भूल भुलैया की तरह लग रही थीं। हर मोड़ पर इन्हें लगता कि वो गलत सिम में जा रहे हैं।
इन्हें अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। ये चाप आम इंसान की नहीं थी, इसमें एक लंगड़ाहट और एक हैवानियत थी। ये दानियाल का अपना जिस्म था, जिस पर अब इस शैतानी ताकत का मुकम्मल कब्जा था, और वो अपने शिकारों का पीछा कर रहा था ताकि वो इसकी रूह को ले सके। इसकी आंखें अंधेरे में सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं, और इसके मुंह से गैर इंसानी गुर्राहट निकल रही थी। वो इन्हें जिंदा नहीं जाने देना चाहता था। इनका फरार इसके मंसूबे की नाकामी थी, और वो अपनी नाकामी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दानियाल और हिरा भागते भागते मेन रोड पर पहुंचे और खुशकिस्मती से इन्हें एक टैक्सी मिल गई। पुलिस स्टेशन चलो जल्दी, दानियाल ने हाँफते हुए कहा। इसकी नज़रें अब भी पीछे अंधेरी सड़क पर जमी हुई थीं, इस खौफ से कि कहीं वो भयानक वजूद इनके पीछे ना आ रहा हो। पुलिस स्टेशन में रात की इस पहर ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर ने पहले तो इनकी कहानी को झूठ समझा। काला जादू, जिस्म पर कब्जा, ये सब इन्हें एक बेहुदा मजाक लगा। लेकिन जब दानियाल ने कांपते हाथों से अपना लैपटॉप खोला और इन्हें वो कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई, तो कमरे में बैठे हर शख्स के चेहरे का रंग उड़ गया। सीनियर ऑफिसर ने झुककर स्क्रीन को गौर से देखा। इसके चेहरे पर तफ्तीश और बेयकीनी के तासुरात गहरे खौफ में बदल गए। पुलिस की भारी नफरी फौरन इनके घर पहुंची। आमिर और सोबिया अभी तक अपने कमरे में गहरी नींद में बेहोश थे। इन्हें हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन इन्हें वो बूढ़ा जादूगर कहीं नहीं मिला, जैसे वो कभी था ही नहीं, या जैसे वो हवा में तहलील हो गया हो। तहखाने की दीवारों पर वाकई कुछ अजीबोगरीब खौफनाक निशानात बने हुए थे, जो ताज़ा लग रहे थे, और इन्हें देखकर एक अनजानी वहशत महसूस हो रही थी। अगले दिन जब आमिर और सोबिया से तफ्तीश की गई, तो वो अपने जुर्म से साफ मुकर गए। उन्होंने कहा कि दानियाल जहनी तौर पर बीमार है, और हिरा ने दौलत की लालच में इसे वरगला कर अपने साथ मिला लिया है। सबूत के तौर पर वो सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे आमिर के वकील ने अदालत में ये कहकर चैलेंज कर दिया कि इसे जदीद टेक्नोलॉजी से बनाया गया है और ये काबिल कबूल सबूत नहीं। दानियाल का केस कमज़ोर पड़ गया। इसके पास अपनी मुकम्मल याददाश्त नहीं थी, और माशरे में काले जादू को कानून नहीं मानता। इसे इंसाफ मिलना मुश्किल नज़र आ रहा था। हिरा ने बहादुरी से सब कुछ सच बताया और दानियाल का साथ दिया। बाद में हिरा की शादी अपने मंगेतर से होगी, जिसकी मजबूरियों और इस पर हुए जुल्म से वाकिफ था, और वो कराची मुंतकिल हो गए, जहां वो अब पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हर अदालती ट्रायल पर वो और उसका शौहर कराची से ख़ास तौर पर गवाही देने आते, इस अज़्म के साथ कि शायद दानियाल को इंसाफ मिल जाए। दानियाल को एक साइकियाट्रिस्ट के पास भेजा गया, जहां इसका इलाज शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता थेरेपी और महफूज माहौल की वजह से इसकी यादाश्त के बिखरे हुए टुकड़े वापस आने लगे। इसे अपने वालिदैन के धुंधले चेहरे, अपनी यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी और अपनी असल मोहब्बत सारा का नाम याद आया। इसने सारा को ढूंढ निकाला। वो आज भी इसका इंतज़ार कर रही थी। दानियाल और सारा के ख़ानदान ने मिलकर आमिर और सोबिया के खिलाफ एक मजबूत केस लड़ने का फैसला किया। ये जंग आज भी जारी है। दानियाल मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ। इसे आज भी रात को डरावने ख्वाब आते हैं, जिनमें वो खुद को तहखाने की दीवारें नोचते हुए देखता है। इसे कभी कभी लगता है कि वो शैतानी हस्ती आज भी कहीं इसके आसपास है, अपने अधूरे काम को पूरा करने के इंतज़ार में। वो घर आज भी बैरियर टाउन में वीरान पड़ा है। लोग कहते हैं कि रात को वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। आमिर और सोबिया ज़मानत पर बाहर हैं, लेकिन कानून की गिरफ्त इनके गिर्द तंग हो रही है। दानियाल ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की है, और वो उसमें बहुत खुश है। कभी कभी आज भी वो इस ख्याल से डर जाता है कि उसके आसपास कोई आसेब तो नहीं, लेकिन अब वो जानता है कि सबसे बड़े भूत और आसेब इंसान के अंदर बसते हैं, लालच, धोखा और नफ़रत की शक्ल में। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं, तो हमें हमारे दिए गए ईमेल पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होगी, और हम आपके लिए ऐसी और कहानियाँ लाते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।